एक और बेहद दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते भारतीय बाजार और कुछ अहम लेवल को पार करके नई तेजी की तैयारी आज हो सकती है। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मजबूत शुरुआत के बाद लेवल्स और एक्शन पर रहेगी नजर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए आज के एक्शन के लिए। सर, एक तरह से तो आज ही मिड वीक मानना चाहिए हमें, अगर आपको वो फीलिंग लेनी है वो तो फीलिंग ले लेंगे। बिल्कुल बनता भी है, छुट्टी वाला हफ्ता है तो बिल्कुल। गुरुवार को छुट्टी और कल होगी मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले एक्शन तो रोल ओवर्स का बढ़ेगा ही, लेकिन एक्शन भरपूर है स्क्रीन पर, ग्लोबल मार्केट्स पर, नतीजों के लिहाज से, एफआईज और घरेलू फंड के एक्शन के लिहाज से। मतलब क्या नहीं है। और सोचिए दीप, यही हफ्ते भर पहले 12 से 3 मूवी देखने के प्लान होते थे कि एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, और वही हम बात करते थे तब भी कि बहुत जल्दी आप फिर से एक्शन बनते हुए देखेंगे और बाजार उसी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आइए पहले आज के बड़े ट्रिगर्स देख लें, उसके बाद इसका पूरा करेंगे विश्लेषण। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है और 250 अंक चढ़ा है डाउ, लेकिन स्टार परफॉर्मर तो और मैन ऑफ द सीरीज तो नैस्डैक ही है। फिर से 8 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल थोड़ा सा ऊपर आया है, $88 के आसपास 2 महीनों की ऊंचाई पर। धीमे धीमे कच्चा तेल ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। एक्सिस बैंक, टाटा कम्युनिकेशन और बाकी दूसरे बैंक्स और एनबीएफसी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और आज नतीजों के लिहाज से मारुति के आने वाले हैं रिजल्ट निफ्टी में, लेकिन वायदा कारोबार की 8 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे आज ही पेश करेंगी। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज के अहम ट्रिगर्स। एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं सर, क्योंकि कोई ऐसा, कल भी हम यही बात कर रहे थे, कोई ऐसा ट्रिगर निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से हमने इतनी अच्छी मूव देखी है। बट साल की शुरुआत से ही नैस्डैक बढ़िया मोमेंटम में रहा है। डाउ ने थोड़ा उतार चढ़ा फिर भी दिखाया, बट आई थिंक ईयर टू डेट अगर आप नैस्डैक की बात करेंगे 8-9% ऊपर ऑलरेडी हो चुका है इस साल। तो वहां से जो लीडरशिप आ रही है और जो ग्लोबल मार्केट्स का अच्छा मूड है, वो कैसे देख रहे हैं? दीप, इसे 2 तरीके से देखा जाता है। अलग अलग माहौल में इस चीज को कैसे देखा जाए। कल अगर आप 250 पॉइंट बढ़ने की वजह ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। परसों 300 पॉइंट बढ़ने की वजह ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। करेक्ट। कोई ऐसी खास वजह नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचें कि अमेरिकी बाजार इतनी तेजी से बढ़े हैं। करेक्ट। जब घटे थे 3 दिनों में 1300 पॉइंट डाउ पर, तो ये वजह साफ थी कि थोड़ा सा रिसेशन का खतरा, वो मंदी का डर, वो सब था, उस वजह से घटे। लेकिन बढ़ने के लिए वो वजह मिली नहीं आपको कि आपको ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी या मंदी का खतरा टल गया है। ये खबर कहीं नहीं है, उसके बावजूद बढ़े। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप, और वो ये कि कई बार है ना, अगर बाजार में तेजी का माहौल हो तो अगर कोई खराब खबर नहीं है तो बाजार बढ़ जाते हैं, और मंदी का माहौल हो और कोई अच्छी खबर नहीं तो बाजार घट जाते हैं। मंदी के माहौल में आपको बाजार को होल्ड करने के लिए अच्छी खबर चाहिए, और अच्छे माहौल में बाजार को गिराने के लिए खराब खबर चाहिए। सो ये बाजार की थॉट प्रोसेस अमेरिकी बाजारों की जो बदल रही है वो कि अगर कोई खराब खबर नहीं आई तो हम तने रहेंगे, हम मजबूत होंगे। और ये डाउ से नहीं आ रहा, ये नैस्डैक से आ रहा है। डाउ में जोश नैस्डैक दे रहा है डाउ को कि भाई देखो, मैं कमजोर था, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे पीछे आप इतना खराब तो मत होइए। और कौन सी खराब खबर आ रही? सिमिलरली आप देखिए, हमारे यहाँ बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट पहले देने की कोशिश की, बढ़ने की पहले कोशिश की, और अब धीरे धीरे निफ्टी भी कुछ अहम लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है। सो क्लैरिटी एकदम है ग्लोबल मार्केट्स में कि कोई खराब खबर नहीं है। और कोई खराब खबर क्यों नहीं है? आपका डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे ही है, 101 के आसपास है, अच्छा है। बॉन्ड यील्ड आपके 3.5% के आसपास बने हुए हैं, वो अच्छे हैं, कोई चिंता की बात है नहीं। हल्का सा कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़ा है, वो हमारे लिए ज्यादा चिंता है, बाकी अमेरिका वगैरह के लिए। और उसके सामने नेचुरल गैस के दाम 50% ऊपरी स्तरों से घट चुके हैं, तो वहां रिलीफ है। हम खाली एनर्जी का मतलब ये नहीं, कच्चा तेल ही है, आपकी गैस के दाम भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिका में नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। एग्जैक्टली, है ना। और अगर अच्छी खबर आई तो थोड़े और बढ़ जाएंगे। दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर अमेरिकी बाजार भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। निफ्टी ने तो फिर भी ट्रेडिंग रेंज का निचला सिरा छुआ है, डाउ ने छुआ है, नैस्डैक ने तो छुआ ही नहीं। सेम हमारे बैंक निफ्टी ने छुआ नहीं, पहले बढ़ गया। सो बैंक निफ्टी और नैस्डैक कमोबेश एक जैसे दिखते हैं, डाउ और निफ्टी फॉर टाइमिंग, अभी के लिए ऐसा नजर आता है। तो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में ढूंढने की कोशिश भी मत करिए कि क्यों बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं उसे एंजॉय कीजिए। राइट। नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। आई होप यही बात, ये एग्जैक्टली यही सेंटेंस हम बजट के दिन भी बोले। हाँ।
है ना। Yes, sir. तो बजट मजा के आ दिन भी जाएगा, अगर ये, और बजट की प्लानिंग पे तो हमारी टीम ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग कर रखी है, और हम आपको बताएंगे भी कि बजट के दिन की हमारी क्या प्लानिंग है। और कल भी वो बढ़िया प्रोमो था सर, है ना, मजा आ गया। दिखा दें एक बार आपको फिर से देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही इंटरेस्टिंग है कि मतलब बजट के दिन अगर आपने ढंग से समय थोड़ा बिता दिया टीवी स्क्रीन के सामने, समझ लिया। एक चीज़ और मैं बताऊं दीप की, ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि जनरली मैं हमेशा क्लास और स्कूल टॉप करते आया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसा स्टूडेंट था जो मैं घर पे नहीं पढ़ता था। अच्छा, मैं सिर्फ स्कूल में, हाँ, मैंने कभी जिंदगी में क्लास बंक नहीं की। और मुझे ये समझ में आता था कि अगर एक आपको अच्छा टीचर मिल जाए और वो आपको अच्छे से पढ़ाए, और जब आपके पढ़ने का वक्त है क्लास में, उस समय आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ें, राइट, तो उसका आउटपुट कहीं ज़्यादा आएगा। वो आपकी समझ कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो गुरु है जो आपको सिखा रहे हैं, उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपसे, हमसे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप उनसे सीख रहे हो तो फिर घर पे किताब देख के पढ़ने की जरूरत कम हो जाती है आपकी, है ना। सो इसीलिए बजट के दिन मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे जितने दर्शक हैं, बाद में बजट इधर देखोगे, उधर पढ़ोगे, ये करोगे, उससे बढ़िया है कि जब बजट आ रहा है, जब वित्त मंत्री जी बोल रही हैं, तब उसको ध्यान से सुन लो। राइट, उसके बाद तो क्या 2 4 5 जगह जो फाइन प्रिंट में कुछ अलग आया वही तो समझना है जी। अगर आपने बजट भाषण को ध्यान से सुन लिया तो आपका 80% काम हो गया, 90% काम हो गया। एग्जैक्टली। फिर 10% विश्लेषण ही समझना रहा जी। विश्लेषण किस चीज का करोगे? जो पढ़ा है उसका, जो सुना है उसका, जो पढ़ा और सुना ही नहीं और विश्लेषण हो रहा, अच्छा एक्चुअली क्या था ये तो हमें पता ही नहीं। सो एक्चुअली क्या कहा है, अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो आपका विश्लेषण आसान हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी दर्शकों से बड़ी निवेदन है मेरा कि बजट भाषण को बिल्कुल भी मिस न करें, और बजट भाषण के वक्त घर पे सबको बोल दे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हाँ, है ना। करेक्ट। और एक और चीज बता दूं सारे लोगों को, बजट भाषण के वक्त डिस्कशन आप भी न करें। इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, क्योंकि वित्त मंत्री जी आपके डिस्कशन तक के लिए रुकती नहीं है। उनका भाषण चलता रहता है। पता चला आप किसी एक पॉइंट डिस्कशन करने बैठे हैं, नहीं समझ में आया ना, नोट कर लो कि यार ये वाला मेरे को पॉइंट क्लियर नहीं है ना। और आप क्लियर नहीं तो वो हम क्लियर करेंगे ही आगे पीछे। एग्जैक्टली। लेकिन पता चला आप उसी में उलझे, आगे के 5 और जो चीजें उन्होंने बोली वो मिस कर गए। तो वित्त मंत्री जी का बजट भाषण जब चले, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान लगाकर आपको सुनना है। राइट, ये और बाकी बजट के लिए आपके साथ हम तो ही। हाँ बिल्कुल है। पर एक सवाल तो बताइए, बजट कहाँ है? यही देखिए। एक्सक्यूज मी जी, क्या आप घर लेने का सोच रही हैं? क्या घर लेने का प्लान? देख रहे हैं महंगाई कहाँ पहुँच गई है, अभी बजट नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ, क्या आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं? अरे भाई इधर देख नहीं रहे, हम लोग पैदल चल रहे और आप गाड़ी लेने की बात कर रहे हो यार। अरे बजट नहीं है, चलो भाई। बहुत महंगाई है भैया। एक्सक्यूज मी, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं क्या? कमाल करते हो भैया, घर से निकलते ही 500 रुपया सुट हो जाता है और आप बात करते हैं कहीं घूमने जाएं। अरे बजट नहीं है भैया। भाई चाय पियो। बजट नहीं है। बजट नहीं है। बजट है कटे भाया। भैया बजट कहाँ है? बजट यहाँ है। 1 फरवरी को सिर्फ जी बिजनेस पर पूरे दिन भर देखिएगा, एकदम आसान भाषा में। क्योंकि बजट देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे और बनाओगे कैसे। यहीं पर है बजट, बिल्कुल यहीं पर आप हम सब मिलकर साथ साथ देखेंगे, उसका पूरा विस्तार से विश्लेषण होगा। बजट का दमदार पैनल भी आपके लिए होगा। हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे बजट स्टॉक एक्सचेंज में, और हमारे बजट के पैनल में, बिग पैनल में भी हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे, जिन्हें आप रोज देखते सुनते हैं। तो आपके लिए रियल टाइम विश्लेषण भी और एकदम रियल टाइम कॉल्स भी, बजट पर पूरा एक्शन आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स आपको दिखेंगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ होगा बजट पर, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बजट का तो पूरी आपकी अपॉइंटमेंट बुक्ड है। सुबह 7 बजे से जी बिजनेस के साथ ही रहना है आपको। एंड ऑफ कोर्स स्पीच पे भी पूरा विश्लेषण, सारी डिटेल्स यहीं पर आपको मिलेंगी। अच्छा सर, एक बार हमारे बाजार की भी बात कर लें। ग्लोबल मार्केट्स अगर अच्छे मूड में हैं, हमने कल एक अटेम्प्ट किया था, बैंक निफ्टी तो एक बार के लिए 43,000 के ऊपर भी गया था 5 जनवरी के बाद,
पर क्या आज एक सीरियस अटेम्प्ट बन सकता है इस रेंज से बाहर निकलने का, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो फेवर में ही दिख रहे हैं सर, एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से जो आ रहा है? देखिए दीप, ऐसा है, ये हमेशा होगा और पहली और आखिरी बार ये सवाल नहीं है। हाँ। और पहली और आखिरी बार ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम पार करने की तैयारी में Right. हम इस बार तो। और ऐसा देखा जाए तो आपके पास क्या नहीं है कि आप ट्रेडिंग रेंज के पार ना निकले। पहले तो ट्रेडिंग रेंज क्या है वो समझ लें। 18,150 18,250 हायर रेंज है, ठीक है। तो आपको पार कब निकलना है, या तो 18,250 18,300 सेफर साइड पे मान लो। 18,300 को पार करके आप टिके, बंद होते दिखे, तो आप समझिए कि मैंने ट्रेडिंग रेंज को तोड़ दिया ऊपर की तरफ। अब हमेशा ये होगा जब आप 17,800 के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपको लगता गया इस बार, और हमेशा 18,200 250 के आसपास पहुंचते तो लगेगा इस बार तो हम चप्पल फाड़ देंगे। हो सकता है फाड़ दें, हो सकता है, क्यों नहीं फाड़ दें। फाड़ने के लिए सारे ट्रिगर्स हैं आपके पास। देखिए आज के मैं बता दूं आपको, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स तो देखने ही बंद कर दिए। डाउ फ्यूचर तो आजकल ऐसा है कि मतलब अमेरिका वालों को भी ये लगता है कि हमें फ्यूचर में कुछ करना ही नहीं है, जो करेंगे आके ही करेंगे। फ्यूचर 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे 5, और अमेरिका में 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे की तेजी या मंदी होती है। तो डाउ फ्यूचर्स आजकल सही तस्वीर दिखाते नहीं है, और आज भी वैसे हाल है 7 पॉइंट ऊपर। तो आपको आप कह ही नहीं सकते कि आज रोज का ही हो गया। सो पहली चीज आपका अमेरिका मजबूत है। दूसरी चीज FIs के आंकड़े फिर से आज दमदार आए हैं। तीसरी चीज ये है कि आपके लिए बजट के पहले और मंथली एक्सपायरी के पहले बाजार अभी भी हल्के हैं। पुट कॉल रेशियो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक 1 से नीचे है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की भी जगह है और खरीदारी भी हो रही है। सो आपको ट्रेडिंग रेंज को ऊपर तोड़ने के लिए सब कुछ है। जितनी बजट के पहले तेजी वालों को डर है कि बजट खराब आ गया, गिर गया, तो करेक्ट उतना डर मंदी वालों को भी रहता होगा। है ना, कि आप 3-4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहे हैं। Yes, sir. और अगर बजट में थोड़ा भी कुछ अच्छा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है कि आप 18,700 1800 नहीं हो सकते। सो मंदी वालों को भी एक्सपायरी के ठीक पहले मंदी काटनी है। सो आपके पास ऊपर भागने के लिए सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन रुकावट और अड़चन क्या है? ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड, ऊपरी सिरा, जहां जाकर आप बार बार अटकते हैं और वहीं से नीचे आते हैं। सो होंगे नहीं होंगे उसका दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एक चीज करनी है। 18,300 के ऊपर बंद होंगे तो हम मान लेंगे कि ब्रेकआउट हो गया। ओके, जब तक वो नहीं होता तब तक आपको 18,250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है, रुकना है, इंतजार करना। अब वो आज हो जाए तो आज मूड चेंज कर लीजिए, नहीं हो वापस मौका मिले नीचे लीजिएगा। तो मैं इसके ऊपर ट्राई नहीं कर रहा कि आज ब्रेकआउट के नजदीक है, लेकिन होगा या नहीं होगा इसका जवाब आज नहीं है। इसका जवाब 1-2 दिनों में तब मिलेगा जब आप उसके ऊपर बंद हो ब्रेकआउट के बाद। हाँ, तो और हमेशा हायर रेंज पे आपको हमेशा ये लगेगा। अब कौन सी बड़ी बात है कि अगर 8-10 दिन से नैस्डैक की इतनी आउट परफॉर्मेंस है, डाउ 2 दिन से बढ़ रहा है, आज हल्का हो जाए, हो सकता है ना। फिर आप बताओ अरे 18,250 के आसपास पहुंचे, वहीं था, अपने को तो पता था यहाँ रुकेगा, फिर रिवर्स हो गया, राइट? करेक्ट, वो हो सकता है। तो पॉइंट सिंपल है दीप कि अगर आप या तो अपनी पोजीशन को, कल भी हम बात कर रहे थे 320 पे, अगर आपकी पोजीशन है तो आप पोजीशन इस लिहाज से लेके जाइए कि 100, 125, 150 पॉइंट नीचे खुलेगा तो मुझे और लेना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। करेक्ट। सो आप डिसिप्लिन के साथ रहिए। ट्रेडिंग रेंज के ऊपर निकलेगा तो आपको पता है शॉर्ट काट लेना है, फ्रेश खरीदारी करनी है, और रुकेगा अटकेगा तो वापस नीचे आएगा तो फिर से एंट्री करनी है। ये ज्यादा बढ़िया है। सो 18,250 18,300 इस रेंज पर फोकस करना है। 18,300 के ऊपर निकलकर टिका, 18,250 ही होता है। मैं 50 पॉइंट का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ, कई बार वो बोलते हैं ना ये तकनीकी भाषा में फॉल्स ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट फॉल्स ना हो जाए, है ना, तो फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, बस उतना ही ध्यान रखना। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, तो नजर है हमारे बाजार की, ब्रेकआउट आएगा, कितना स्टेडी है, कितना भरोसेमंद है, इस पर भी नजर है। आज का सेटअप समझे सर, फिर नतीजों और अर्निंग्स की भी बात करेंगे। यार आज दीप बड़े दिनों बाद एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक भी संकेत मेरे पास ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव है। ग्लोबल पॉजिटिव, FIs पॉजिटिव, DIs पॉजिटिव, FNO न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है 6 में से। कभी कभी ये डर भी लगता है कि एक साथ इतने सारे पॉजिटिव और आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है, या तो छप्पर फाड़ ही दो या फिर पता चला कि ऐसी सिचुएशन में ही सप्लाई आ जाती है। सो आज का सेशन मेक और ब्रेक वाला है उस लिहाज से, आज और कल मंथली एक्सपायरी भी है। सो अगर आपको ब्रेकआउट देना है तो ब्रेकआउट देने के लिए आज और कल से बढ़िया सेशन मिलेंगे नहीं, और रुकना है तो यहाँ पर रुककर आप वापस नीचे भी आ सकते। तो इसलिए बजाय डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लेवल पे फोकस करते हैं, और लेवल क्या है? 18,075 18,125 निफ्टी पर आज पहला सपोर्ट जोन है।
इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर गए तो 17,950, 18,025 ब्लाइंड बाय जोन है, जहाँ पर बिल्कुल 100% खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों होगी, आएगा नहीं। ऊपर 18,175, 18,250 इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे। 18,250 के ऊपर निकल कर टिके तो 18,275, 18,350 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली दोनों ही होती हुई दिखेगी, एक बार तो आएगी। बैंक निफ्टी 42,825 के आसपास आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट जोन आपका बढ़िया मजबूत ऊपर खींच के आया दीप, 42,575, 42,725, कल का लो भी यही था। तो ये आपका सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 42,375 से 42,500 वो रेंज है जो आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह बनकर आती है। ऊपर 43,000 कल का हाई है, 43,000, 43,150 ये पहली रुकावट की जगह है। इसको पार करके निकले तो 43,250 से लेकर 43,375 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। चलिए, तो 43,000 कल तो एक बार के लिए आपने ब्रेक किया था, अब क्या उसके ऊपर सस्टेन करेगा, इस पर है नजर। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? 18,125 के आसपास, 118 के आसपास आप बंद हुए हैं। पहला सपोर्ट आपका है 18,125, वहीं लिया है मैंने। 18,100, 18,075 ये 25 पॉइंट के सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 18,025, 18,000। अब मैं एक बार के लिए 18,000 के नीचे की डाउन साइड नहीं देख रहा, स्पेशली गैप से खुलने के बाद। ऊपर कितना जा सकते हैं? 18,150, 175 और 200 ये 3 छोटे लेवल हैं। 18,250, 275 और 18,300 3 मीडियम लेवल, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास आप बंद हुए हैं। 42,725 कल का लो, ये पहला सपोर्ट है। 42,675, 575 और 500 3 मीडियम सपोर्ट लेवल है। बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर 42,450 और 42,375 पर आपको फोकस करना है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं आगे। बैंक निफ्टी पर रुकावट के लेवल 42,950, 43,025 ये 2 छोटे लेवल हैं। 43,150, 200, 250 और 43,375 फाइनल ऊपर के लेवल। ये सारे लेवल्स ठीक है। थोड़ी एफआईएस की पोजीशन बढ़ी है, पुट कॉल रेशियो ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, बड़ा है, नो डाउट, हल्की सी बढ़ी है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। 53 से 56% हुई है दीप। पुट कॉल रेशियो 0.83 से 0.94 है। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक पहले ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आप हैं, तब भी आपका पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कंफर्टेबल है, कोई ओवरबॉट है नहीं। ठीक है ना। इंडिया विक्स घट ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ओवरऑल सारी चीजें जो है कंफर्टेबल है, इसलिए तो संकेत भी हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं। बताएं फिर मौजूदा पोजीशन सर, स्टॉप लॉसेस खींच दिया ऊपर 18,000, अब आगे ऊपर। हाँ 17,950 से थोड़ा और ऊपर लिया 18,000, और पिछले 5 सेशन से आप 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। 18,000 आपका बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा किया दीप 42,500। एक बार 43,000 पार कर ले तो आपका स्टॉप लॉस 42,700 हो जाएगा। 43,000 पार करने के बाद अभी 42,500 है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका 42,300 का आप कर लें, ये ध्यान में रखें। 42,000 से हमने क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर खींच लिया है 42,300। शॉर्ट साइड पर है तो पिछले 2 हफ्ते से अपने स्टॉप लॉस एक ही है 18,200। इंट्राडे भी क्लोजिंग भी आज इंट्राडे का ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन इंट्राडे को वही रखना है ना, अभी नहीं करना है। इंट्राडे को ट्रिगर कर लेना है। देखो ट्रिगर कर लेना है, इंट्राडे वालों का ट्रिगर हो जाए। फिर भी इंट्राडे में किसी को और दूर का रखना है 18,300 रखो, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से तो 18,200। अब 2 हफ्ते से अगर 18,200 पार नहीं करें, भले टच इन को हो सकता है, एक बार हो सकता है 18,200, 225 आए, जैसे एक बार 43,000। हाँ, लेकिन फिर भी रखना चाहिए, डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। और क्लोजिंग 18,200 के ऊपर रख सकते हैं, और फिर भी किसी को ज्यादा सेफ रखना है 18,250। जहां से हमने ब्रेकडाउन दिया था जी, वो लेवल था 18,244। यस सर। 2 बार 18,244, 245 हमने किया, वापस घूमे। तीसरी बार जब हमने 18,244 को तोड़ा था तो हम 17,800 तक आए थे जी। तो इसलिए 18,250 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वो ध्यान में रखें। और चाहें तो आप इसको 18,250 भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 18,200 भी ठीक है, वो 25-50 पॉइंट आप अपने रिस्क के हिसाब से शॉर्ट पर रख लें। इधर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट का स्टॉप लॉस एक ही है, इंट्राडे और क्लोजिंग 43,050। कल का हाई 43,000 का है जी। 43,050 के ऊपर निकले। डे ट्रेडर्स भी काट ले, पोजिशनल ट्रेडर्स भी काट ले। लंबे समय बाद 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले, फिर भी नहीं काटेंगे तो कब काटेंगे। करेक्ट, ठीक है। 43,050 और 18,200 ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशन, स्टॉप लॉसेस। लॉन्ग पोजीशन है अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। नई पोजीशन सर, खरीदना है निफ्टी 18,000, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। टारगेट्स वही जो ऊपर के लेवल मैंने दिए आपके हायर रेंज के लिहाज से, वही 18,000,
150, 175, 200 तीन छोटे टारगेट, 250, 275, 300 तीन मीडियम टारगेट, इसके लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 18,200 के ऊपर से सोच सकते हैं, बढ़िया जगह बेचने के लिए 18,250 की है। 18,225 से लेकर 18,300 टुकड़ों टुकड़ों में बेच सकते हैं। 250 पे थोड़ा बेच दिया, 300 पे थोड़ा बेच दिया, स्टॉप लॉस आपका 350 होगा। 18,350 के ऊपर निकलकर टिक जाए, बंद होता दिखे तो फिर शॉर्ट काट ही लेनी चाहिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आपको शॉर्ट को लेना है तो इस रेंज में ले सकते हैं, ले भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेना चाहिए। एक ही बार ट्रिगर होगा जब होगा, बट एक बार इस लेवल पे आने पे आप थोड़ा बहुत बेचने का सोच सकते हैं। टारगेट 18,175, 150, 125 तीन छोटे टारगेट हैं। 18,100, 150, 18,100 और 18,050, 18,025 तक के 6 टारगेट के लिए आपको पोजीशन है बिग वाली की बनानी निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 42,500 के स्टॉप लॉस के साथ में। 43,000 पार करने पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 42,700 का। टारगेट जो अभी बनेंगे 42,950 और 43,025 दो छोटे टारगेट। 43,150, 200 और 250 तीन मीडियम टारगेट। 43,375, 500 तक के बड़े टारगेट होते हैं, ये काफ़ी है। मोस्टली मेरे हिसाब से दीप है ना, जो बैंक निफ्टी कहीं ऊपर जाकर रुकेगा वो 43,150 से 43,250 इस 100 पॉइंट की रेंज में कहीं कहीं रुकेगा। और निफ्टी अगर ऊपर कहीं रुकेगा तो 18,250 से 18,300 की रेंज में कहीं कहीं रुकेगा। ये रुकने की जगह जो है मुझे वहाँ दिख रही है। 18,250, 18,300, 43,150, 43,250, ताकि आपको ये ध्यान रहे, ये रेंज बताने के पीछे कि एग्जैक्टली कौन सा सही लेवल होगा जहां पर आपको मूड माहौल देखकर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गॉट इट सर, ठीक है। स्टॉप लॉसेस इसके लिए, शॉर्ट के लिए सर? शॉर्ट नहीं दिया? नहीं, शॉर्ट क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके। शायद मन नहीं होगा, मेरे को लग रहा है मूड नहीं नहीं ऊपर में बेचना चाहिए वैसे। अभी हम बात ही कर रहे थे कि जो बेचने की सबसे बढ़िया जगह वो यही है ना। 43,150, 43,250 अगर रुकना है तो यही रुकना है और इस रेंज में एक चांस ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो मैं बताता हूँ। HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, कौन सा बड़ा बैंक, इंडसइंड, सबके तो रिजल्ट आ गए। अब कोई बड़ा बैंक तो बचा नहीं, SBI छोड़ दो, करेक्ट। तो सब बड़े बैंकों के रिजल्ट आ गए। तो अब जो है आपको फॉलो बाइंग ही चाहिए। अच्छा, रिजल्ट देखने के बाद जिन जिन को खरीदना ब्रॉडली उन्होंने खरीदना शुरू भी कर दिया। तो अब ये रेंज ऐसी है ना जहां पर आकर बैंक निफ्टी में दिग्गजों का सपोर्ट थोड़ा धीमा पड़ता हुआ दिखेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जनरली सब बेचने आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्लो हो सकता है, इसलिए इस रेंज में जरूर बेचना चाहिए। 43,150, 43,250 की रेंज है। स्टॉप लॉस 43,400 का लगाकर आप बेचें। टारगेट जो बनेगा दीप 43,025, 42,950 दो छोटे टारगेट, 42,825, 725 दो मीडियम टारगेट, 42,675 और 575 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिग वाली। जरूर बेचे। बट अग्रेसिव ट्रेडर्स ही आज वो लेवल के लिए अग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये दो होता है। एक, आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ट्रेंड दिख रहा है आपको मजबूती का और मजबूत बाजार में बेचना है आपको, करेक्ट सर, है ना, इसलिए एग्रेसिव। दूसरा, एग्रेसिव का मतलब जब आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की चांसेस भी आपके बराबर हैं, इसलिए वो लगाकर ही ट्रेड करना है। क्योंकि आप जिस जगह बेच रहे हैं अगर वहां से घूम जाता है या ब्रेकआउट दे देता है तो वो आपको नुकसान बढ़ा दे सकता है। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर जहां लिख दिया वहां पर एकदम समझ लीजिए कि एक तो काउंटर ट्रेड आप ले रहे हैं और दूसरा हाई रिस्क ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिना लगाए नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, गॉट इट सर। तो चलिए, ये हैं सारे लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। डेटा सर, वायदा कारोबार का, थोड़ा फंड्स का क्या समझना है? बहुत ही बढ़िया है डेटा। 220 करोड़ की छोटी बिक वाली है, कल 2,000 करोड़ से ज्यादा की बिक वाली थी FIs, उसके सामने सिर्फ 200 करोड़ की बिक वाली राहत देने वाली है। लोकल फंड ने छोटी खरीदारी की है 435 करोड़ की, लेकिन लगातार दूसरे दिन उनका बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा ही है। अच्छे मजबूत आंकड़े FIs के जो है वो वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले FIs ने 850 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपका 50 से 53% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ने FIs की बंद कराई शॉर्ट कवरिंग की। लेकिन मजेदार आंकड़े जो है दीप वो है स्टॉक फ्यूचर्स के। 2240 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, यानी कि नेट 2000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया। तो ये बढ़िया संकेत आया FIs की तरफ से, दमदार। तो यहाँ पोजीशंस भी बना रहे हैं, तो ये अच्छा है। वायदा कारोबार के लिहाज से 18,100 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और पूरी संभावना है कि 18,100 के नीचे आज आप फिर से बंद नहीं होंगे। तो उसका रीजन ये कि 18,100 के पुट पर और कॉल्स पर लगभग दोनों जगह बराबर 1 करोड़ 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,100 आपके लिए बेस का काम कर लेगा।
हल्की फुल्की रुकावट है दीप 18,200 के आसपास, 1 करोड़ शेयर वहां पर भी कॉल राइटर्स करे। अब जैसे आप 18,200 के पार निकल कर खुले, टिक गए, समझो 18,225 खुलते हैं, तो ये 18,100 पे जो 1 करोड़ 12 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं, इनको तो आके काटना ही है भाई, इनके पास ऑप्शन क्या है ना। तो ये आपके लिए दिक्कत का काम करेगा शॉर्ट सेलर्स के लिए, और तब आपके लिए 18,150 18,175 सपोर्ट जोन हो जाएगा दिन के लिए। तो आप 18,225 पे खुलेंगे, 18,150 18,175 आपका पहला सपोर्ट जोन हो जाएगा। और इस रेंज में 18,150 125 से 175 की रेंज में जब आएगा, तो गैप से खुलने के बाद 9:08 में मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे आपको लेना चाहिए। और ऊपर में 18,250 18,300 की रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। फर्ज करें आप कल से पोजीशन लेकर चल रहे हैं, 2 दिन से चल रहे हैं, तो बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए 18,250 से 18,300 की रेंज में जब जहां आपको जैसा ठीक लगे, एक बार थैंक यू वेरी मच कर दीजिएगा, प्रॉफिट बुक करिए, इंतजार कीजिए, आराम से लेवल पे आने दीजिए। 18,125 150 175 के आसपास जब जैसे मिलेगा मौका देख के मैं वापस लूंगा, ये स्ट्रेटेजी रखिए, दोनों तरफ पैसे बन जाएंगे। सिंपल, ये वायदा कारोबार की डेटा। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,500, जब तक इसके नीचे नहीं जाते आप मजबूत हैं। 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 43,000 को पार करके टिकना चुनौती, अगर कर दिया तो 43,000 के कॉल ऑप्शन पर 46 लाख शेयर है, भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग है, ये बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। तो आपके लिए की क्या है, एक ही लेवल 43,050 43,050 जो आज का स्टॉप लॉस दिया शॉर्ट ट्रेडर्स के, इसके ऊपर निकले तो फिर आपको कम से कम भी 200-300 पॉइंट की तेजी आराम से बैंक निफ्टी दिखाएगा एक आध दिन में। हो सकता है कल तक कि आपको फिर 43,375 43,500 दिखा दे, क्योंकि 43,000 के ऊपर पार करके टिकने पर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मेक और ब्रेक लेवल जहां पर आप कल बंद हुए 42,800 का है। तो 42,800 आपका मिडफील्ड है, 42,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 43,050 रुकावट की जगह इसके पार निकले तो बड़ा ब्रेकआउट। गॉट इट सर। चलिए, सारे लेवल्स आ गए, इंपॉर्टेंट लेवल्स, और एक्शन भी अच्छा रहना चाहिए। बैंक्स एक बार फिर से यहाँ से योगदान आ सकता है, एक और लार्ज कैप बैंक के अच्छे नंबर्स आए सर। बैंक के नंबर बहुत बढ़िया, एक्सिस बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, किसी भी लिहाज से किसी भी पैरामीटर पर देखेंगे तो नंबर आपको मजबूत नजर आएंगे। लेकिन एक्सिस बैंक के नंबर ऐसे भी नहीं कि बहुत तोड़ फोड़ है कि ऐसा लगे कि अरे वाह क्या नंबर दिया आपको, क्योंकि क्या होता है, एक तो पीछे नंबर देने में ये होता है कि बाकी सब दे चुके तो पता है कि कैसे आने, राइट। सो आप कंपेयर उनसे करने लगते हैं कि कोटक ने क्या दिया, इंडस ने क्या दिया, फिर HDFC ICICI ने क्या दिया, तो वैसे देखा जाए इन लाइन है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में बहुत एक्शन होने वाला है। ऊपर में 945 950 पे रुक जाएगा, नीचे में 910 915 पे आके आएगा तो सपोर्ट हो जाएगा। तो 15-20 रुपए नीचे 15-20 रुपए ऊपर, इससे बड़ा मूव एक्सिस में मुझे दिखता नहीं इन नंबर्स के दम पर। लेकिन हाँ, आप आज के रिजल्ट के बाद का मूव छोड़ दो, खाली रिजल्ट देखो, अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक, वाह क्या नंबर्स है, मतलब छोटे छोटे बैंक, और जो पूरी रिकवरी आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, जो NPA रिकवरी आ रही है वो गजब का प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो जम्मू कश्मीर बैंक हर एक लिहाज से बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। पूनावाला फिनकॉप बहुत तगड़े नंबर्स हैं, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहा है, नंबर्स भी बहुत मजबूत आए हैं। तो पूनावाला फिनकॉप भी स्टॉक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया जो ग्रोथ दिख रही है, क्या बात है, 85% की ग्रोथ प्रॉफिट में हर एक लिहाज से, ये भी बहुत अच्छे नंबर्स है। एक और नंबर इंटरेस्टिंग है, टाटा कम्युनिकेशन, जहाँ पर थोड़े से मार्जिन हल्के से मतलब मेरे ख्याल से 25.5% से 24% के आसपास आए, लेकिन जो डेटा रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ी इंप्रेसिव है। सो आई थिंक दिक्कत है कि कल स्टॉक भाग चुका है 35-40 रुपए, अदरवाइज नंबर्स इसके भी अच्छे हैं। लेट्स सी आज स्टॉक कैसे रिएक्शन देता, बट ये नंबर वाला स्टॉक है नहीं, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, कम बात किए जाने वाला स्टॉक है। सो मतलब वो बायोन डिप्स वाला SIP स्टॉक 200 रुपए की गेंद दे चुका है। हाँ 200 रुपए बढ़ चुका है, जहाँ से बात करी थी आपने, मेरे ख्याल से न्यू ईयर पिक के तौर। नहीं नंबर्स ठीक है, इन नंबर्स के दम पर अपना कॉन्फिडेंस बरकरार है कि आप अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए कुछ नतीजों का विश्लेषण जहां पर आज एक्शन आएगा। आइए नतीजों के बारे में हमारी टीम के साथ डिटेल्स में भी जानते हैं और बाकी खबरें ब्रोकरेज भी लिए जाए। अरमान, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? जी, ट्रिगर्स में कई सारे नतीजे आज भी हैं। निफ्टी में मारुति सुजुकी के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 8 कंपनियां हैं, जिसमें आप कोलगेट लीजिए, ग्रैन्यूल्स लीजिए, HDFC AMC या फिर आप TVS मोटर्स आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में तो लिस्ट और भी लंबी है।
कैश के हिसाब से आप एसिलिया सॉल्यूशन, मैक्रोटेक डेवलपर, सोना BLW, साउथ इंडियन बैंक, टाटा कॉफी, नज़ारा टेक्नोलॉजी आदि कई सारी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बोर्ड आज रिजल्ट्स के साथ साथ जो है राइट इशू के टर्म्स पर वहां पर जो है विचार किया जाएगा। नतीजों में एक्सिस बैंक के नतीजे अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 32% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आपको 62% का उछाल दिखेगा। GNPAs थोड़े से घट कर आए हैं, 2.5% से घटकर 2.38% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स जो हैं वो भी इंप्रूव होकर आए हैं, 3.96% से बढ़कर अगर आप देखेंगे 4.26% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि प्रोविजंस में लगभग आपको 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में फिर अब टाटा कम्युनिकेशंस की बात करेंगे तो वहां पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय में लगभग फ्लैट ही है, 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी कटौती दिखेगी, 25.5% से गिरकर 23.8% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था 23.2% का था। और मुनाफा अगर आप देखेंगे, मुनाफे में लगभग 26% की आपको कटौती है। हालांकि अगर आप देखेंगे जो पिछला क्वार्टर था वहां पर लगभग 75 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन था। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। आइए और नंबर्स जानते हैं कुशल के साथ। मॉर्निंग कुशल, बताएं। मॉर्निंग दीप, नंबर्स के लिहाज से कॉनकॉर पर फोकस रखिए। नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय 1988 करोड़ पर आई है, अनुमान 2096 करोड़ रुपए का था। एबिटा लेवल पर 426 करोड़ का कंपनी ने फिगर दर्ज किया है, 6.5% तक की गिरावट है। हालांकि 512 करोड़ रुपए हमारा अनुमान था। और मार्जिन्स फ्रंट पर 24.4% की एस्टिमेशंस थी, करीब 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट उसके मुकाबले 21% की मार्जिन्स आई हैं और 297 करोड़ रुपए कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो हर एक पैरामीटर पर अनुमान से कमजोर नंबर्स कॉनकॉर के आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सिंजीन इंटरनेशनल नंबर्स यहां पर मिले जुले हैं। आय 23% बढ़कर 786 करोड़। कंपनी की मार्जिन्स 31.7% थी पिछले साल, इस बारी 29.4% हो गई है। मुनाफा 6% बढ़कर 110 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। बटरफ्लाई गांधीमती नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। आय स्टेबल रही है 248 करोड़ पर। कामकाजी मुनाफा 6.5% बढ़ा है। मार्जिन्स 8.25% से बढ़कर 8.7% और प्रॉफिट 30% की ग्रोथ हुई है, 9 करोड़ से बढ़कर लगभग 12 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार, इसके नंबर्स आप देखिए, आय में लगभग 2.5-3% तक की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स 13.6% से 8.5% पर आ गए हैं। तो डीप कट मार्जिन्स पर है और साथ ही मुनाफा 33% गिरकर 344 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो नंबर्स कमजोर आप कह सकते हैं यहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस हिसार क्या है। त्रिवेणी टर्बाइन नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव देखने को मिला है, 20% से घटकर 19.4%। आय फ्रंट पर 45% की ग्रोथ है, 326 करोड़ आई है और मुनाफा भी 47% बढ़कर लगभग 53 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। और अंत में KEI इंडस्ट्रीज नंबर्स के लिहाज से मार्जिन्स बढ़े हैं, 10.2% हो गए हैं, 10% से बढ़कर। आय फ्रंट पर 14% की ग्रोथ है और मुनाफा भी 27% बढ़कर 129 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। तो KEI इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स हैं। ओके, तो कुछ कैश के नंबर्स अच्छे प्रदर्शन रखा है। वरुण, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं। मॉर्निंग तो सबसे पहले सुप्रीम पेट्रोल नंबर्स क्वार्टर अच्छे हैं। रेवेन्यू जरूर 4.5% गिरे हैं लेकिन मार्जिन देखिए 6% से बढ़ के 10.1% और कंपनी का मुनाफा जो है 60 करोड़ से बढ़ के करीब 90 करोड़ के आसपास आया है। अंबर एंटरप्राइजेस नंबर्स थोड़े कमजोर है मार्जिन फ्रंट पे, क्योंकि रेवेन्यू जो है 38% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 7.6% से गिर के 5.8%, मुनाफा करीब 32 करोड़ से गिर के 14 करोड़ के आसपास आया है। शॉपर स्टॉप्स रेवेन्यूज 18-19% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन्स में यहाँ पे भी गिरावट है, 19.2% से गिर के 18.7%, मुनाफे में करीब 19% के आसपास की गिरावट है। साथ ही साथ एक अपडेट दिया है कंपनी ने कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 5 डिपार्टमेंटल स्टोर्स और 7 शहरों में 4 ब्यूटी स्टोर्स जो है वो ये कंपनी खोलने वाली है। साथ ही साथ कंपनी की सब्सिडरी के लिए कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी देने की मंजूरी दी है, करीब 20 करोड़ के आसपास की कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी देगी। सब्सिडरी के अतिरिक्त निवेश के लिए भी मंजूरी दी गई है, करीब 25 करोड़ के आसपास की। जेंसार टेक, यहाँ पे नतीजे अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज 3% गिरे हैं लेकिन मार्जिन फ्रंट पे नंबर्स बेटर है, 4.6% से बढ़ के 7.1%, मुनाफे में करीब 34-35% के आसपास की बढ़ोतरी है। 1.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। पूनावाला फिनकॉर्प, नतीजे अच्छे हैं। NII में करीब 23.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा 80 करोड़ से बढ़ के सीधे 150 करोड़ पे आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीएस में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। साथ ही साथ FY24 के लिए बॉन्ड के जरिए 4000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिली है। और आखिरी में IIFL सिक्योरिटीज मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 2% बढ़े हैं, मार्जिन में यहाँ गिरावट है और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 24% के आसपास की गिरावट है, 86 करोड़ से गिर के 65 करोड़ के आसपास आया है। 3 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी की है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और नतीजे जिस पर आपको रखनी नज़र। बट अब कुछ और नतीजे और साथ ही खबरें भी जानी जाए अरमान के साथ। अरमान बताएं। बिल्कुल, DCX सिस्टम पर अगर आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पर अगर मिक्स्ड सेट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। आय में हालांकि आपको वहाँ पर 15% की कटौती दिखेगी, हालांकि जो मार्जिन है वहाँ पे आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 4.8% से बढ़कर 6.5% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर बैंक अगर आप देखेंगे, नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। NIS जो है वहाँ पर लगभग आपको 27% की बढ़ोतरी दिखेगी। और प्रोविजंस अगर आप देखेंगे, प्रोविजंस YOY देख लीजिए या QQ देख लीजिए, राइट बैक्स होते हुए दिखे हैं। 64 करोड़ का जो है राइट बैक होता हुआ दिखा है। मुनाफे में भी लगभग 79% की बढ़ोतरी है। और NNPS भी वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां पे थोड़े बहुत कम होके आए हैं, 2 पॉइंट लगभग फ्लैट ही रहे हैं। मारुति सुजुकी की अगर आप बात करें खबरों पर, वहां पर जो ग्रैंड विटारा की लगभग 11,180 जो गाड़ियां हैं वो यूनिट्स हैं, उन्होंने रिकॉल किया है। और उसका रीजन ये है कि जो रियर सीट बेल्ट में खराबी की वजह से इन सब गाड़ियों को जो है रिकॉल किया गया है। मैक्स फाइनेंशियल्स, वहां पर अगर आप देखेंगे, बैन कैपिटल, CVC कैपिटल जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वहां पर वो खरीद सकती है। और सिंह परिवार, और अगर आप देखेंगे मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे, मौजूदा अगर आप देखेंगे लगभग 11.5% के आसपास है। और डील से, क्योंकि अगर ये डील होती है तो ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। इजी ट्रिप प्लानर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने ची क्विन में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदी है। और ये जो है वो एक होटल बुकिंग मार्केट प्लेस ऐप है। और इस डील से कंपनी ने बताया है कि होटल बुकिंग चैनल को मजबूती मिलेगी और ज़्यादा वो यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। और अंत में वेदांता लिमिटेड पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 27 जनवरी को नतीजों के साथ साथ अब इंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और डिविडेंड, हालांकि ये ऐलान कर ही दिया है कि डिविडेंड के ऐलान होने पर 4 फरवरी रिकॉर्ड डेट होगी। ओके, तो वेदांता डिविडेंड के लिए फिर से आप हो जाइए तैयार, इस पर भी रखनी है नज़र। फाइनल सेट ऑफ खबरें कुशल के पास। कुशल बताएं। बिल्कुल दीप, वेल्सपन कॉर्प पर फोकस रखिए। यहाँ पर कंपनी को, जो इनकी एसोसिएट कंपनी है एपिक, उनको सऊदी अरब में वाटर ट्रांसमिशन के लिए स्टील पाइप सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। और ये कुल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1235 करोड़ रुपए का है, तो इस पर फोकस रख सकते हैं। साथ ही जोमेटो, यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि 10 मिनट में जो फूड डिलीवरी सर्विस इन्होंने पायलट बेसिस पर शुरुआत की थी, उसको कंपनी ने रोका है। और कंपनी फूड डिलीवरी के लिए अब अलग मॉडल आने क्यों अब वो अलग मॉडल लाने का सोच रहे हैं। 10 मिनट से भी कम का सोचो और आ जाए। अभी उस पर विचार चल रहा है, हो सकता तो है। हमारा तो वो जो हंगर सिस्टम जो है वो 10 मिनट के हिसाब से एडजस्ट हो चुका था। अब मतलब क्या टाइम कम लगाएंगे या ज़्यादा लगाएंगे कुशल? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कम लगाएंगे तो आप फिर से चेंज 10 मिनट वाला बंद करने के पीछे रीजन क्या है? जरा इसकी रिसर्च करते हैं। किसी को आइडिया है? यस सर, लॉजिकली मतलब जो जितना अभी तक जितनी बार भी ऑर्डर करा है, तो मैंने वहाँ पे एक वेंडर से बात भी करी थी। तो उन्होंने कहा था कि मतलब अगर आप उनका जो जहाँ पे एक मेन सेंटर है जहाँ से सब जाते हैं, क्लाउड किचन, हाँ मतलब वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉइज खड़े रहते हैं कि किसी की भी आ जाएगा, तो उनको सैलरी तो सबको देना पड़ती है क्योंकि वो उस समय है, तो वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है उनका। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लॉजिकली लग रहा है, हो सकता है ये रीजन हो। अच्छा, ओके, तो 10 मिनट नहीं, फिर से आपको समय देना पड़ेगा। बढ़िया, चलिए। तो जोमेटो के बाद येस बैंक पर भी फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में येस बैंक केस हारती है तो 81 बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 27 जनवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक है। नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी विचार कर सकती है और ये शायद राइट्स इशू या फिर अन्य सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फंड जुटा सकते हैं। एनबीसीसी ने अपने ऑर्डर अपडेट दिए हैं। दिसंबर महीने में कुल मिलाकर 310 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं कंपनी को। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन 27 जनवरी को कंपनी की बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर और बायोकॉन पर आपको फोकस रखना है। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा और सीजी पावर MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं और दूसरी तरफ बायोकॉन यहाँ पर इस इंडेक्स से बाहर हो सकता है और इसकी अनाउंसमेंट हो सकता है 10 फरवरी को होती हुई नजर आए। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज अंत में 24 फरवरी को शेयर होल्डर्स के साथ डिमर्जर पर बैठक होने वाली है और ये जो डिमर्जर है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर है, तो इस पर भी इस न्यूज़ की वजह से आपको फोकस रखना है। ओके, तो बहुत सारी खबरें आज जहां पर रिएक्शन दिखेगा। आइए इन खबरों और नतीजों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक्सिस बैंक के नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। नतीजे देखिए सभी ब्रोकरेज हाउस को पसंद आए। सबने कहा है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्जिन के लिहाज से हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनआई के लिहाज से, एसेट क्वालिटी के लिहाज से तिमाही काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। यूबीएस खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य उन्होंने 1030 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। वहीं सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1250 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने भी लक्ष्य 50 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है और जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 990 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। एचएसबीसी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 1188 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। 933 की क्लोजिंग है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कमेंट्री ग्रोथ के लिहाज से और वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। इसके अलावा कॉन्कोर ये भी एक वायदा बाजार का एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 701 रुपये की क्लोजिंग है, 707 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि जो एबिटा और खासतौर पर आय आ रही है इसके अनुमान से कम देखने को मिली है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 620 रुपये के लक्ष्य के लिए। यह है आपके लिए टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, ग्लैंड फार्मा लगातार गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा लगातार घटता ही जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं लेकिन लक्ष्य काफ़ी हद तक काटा है इन्होंने। 2250 से घटाकर 1950 कर दिया है, 1376 की क्लोजिंग है। सिटी देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए 1550 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में की गई है बढ़ोतरी 825 से बढ़ाकर 860 कर दिया है, 773 की क्लोजिंग है। एमएनएम यहाँ पर भी सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 1558 से बढ़ाकर 1592 कर दिया है। एलएनटी पर भी नजर रखिएगा। नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2425 रुपये के लक्ष्य ले, 2234 की क्लोजिंग है और सिटी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2465 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2630 रुपये कर दिया है। इसके अलावा पॉलीकैप में आज आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है क्योंकि अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थम्स अप आया और अब फर्दर अपग्रेड्स आ रहे हैं। मान रहे कि जो अर्निंग्स है वो अनुमान से बेहतर इसके लिए देखने को मिली क्योंकि केबल्स एंड वायर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2800 की क्लोजिंग है, 2947 रुपये का लक्ष्य दिया है। लेकिन जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे और लक्ष्य 3340 से बढ़ाकर 3630 कर दिया है और एचएसबीसी भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य उन्होंने 2850 से बढ़ाकर 3100 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जो दमदार आई हैं वो आई है एक्सिस बैंक पर सबसे ज़्यादा अपग्रेड्स वहीं नज़र आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल पर अपग्रेड है, एलएनटी पर टारगेट बढ़कर आए हैं और साथ ही पॉलीकैप भी रह सकता है एक्शन में। तो इन सारी रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन की कर लीजिए तैयारी और इसकी तैयारी हम भी कर चुके हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया, धर्मेश कांत और अविनाश गोरक्षकर साहब सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज आपको पिक ऑफ द डे के साथ तैयार हैं। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ नहीं कर रहा हूं, जो आजकल मामरा बादाम खा रहा हूं अनिल जी, उसका नमूना पेश कर रहा हूं अनिल जी। ये ग्लैंड फार्मा को लेकर अनिल जी जो पैनिक हो रहा है अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो जब ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया था तो आपने ये बिग वर्ड ऑफ कॉशन अनिल जी तब शेयर किया था। अब क्या है, वो उस समय तो हुआ नहीं, बाद में हो रहा है। उस समय कुछ लोग अनिल जी, वो ट्विटर टेररिस्ट अनिल जी, उस समय आपके पीछे भी पड़े थे। इफ यू अगर मैं ठीक पकड़ रहा हूं तो अनिल जी, अगर मेरा मामरा बादाम ठीक काम कर रहा है तो। नहीं, आप जो बादाम जहाँ से भी खरीद रहे हैं वो सही खरीद रहे हैं, क्वालिटी ठीक है और पैसे देके जब भी खरीदी जाए तो वो अच्छी ही होती है। गिफ्ट में आई हुई कुणाल जी आपको पता है किसी भेजते हैं तो बात सही है। जब आईपीओ आया था हमने एक कंडीशन, हमने ये कहा था कि इसमें जो प्रोमोटर्स है वो चाइनीज कंपनी है और चाइनीज प्रोमोटर हैं तो कभी भी आगे पीछे कभी तो सेफ्टी इशूज हाँ तो इशू आ सकता है, इसलिए हमने अवॉइड करने की राय दी थी। बंसल जी वाकई में आपने ध्यान रखा, याद रखा, बड़ी बात है, धन्यवाद सर। बताएं अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है इन्फोसिस। आईटी के अंदर हम देखें तो एचसीएल टेक चल चुका है, टीसीएस चल चुका है और एक बिग डैडी आईटी का इन्फोसिस, उसमें अभी तक मूव नहीं आया। और कल के सत्र में जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ये एक प्रबल दावेदार इस सीरीज के नजरिए से, आज और कल के नजरिए से एक प्रबल दावेदार फ्रेश लॉन्ग्स का, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का, एक बड़े ब्लास्ट का बनता है। रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है 1522 1522 के स्टॉप लॉस के साथ
इन्फोसिस को खरीदने की राय है 1587 1587 के टारगेट के लिए। तो 1587 ये है टारगेट खरीदारी करने की राय इस बिग डैडी में। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं सारे एक्सपर्ट से, जैसे हिंदी में तो हमारा बड़ा आराम है, जैसे काका बोला तो पता चल गया कि पापा से छोटे वाले हैं, ताऊ बोला तो पता चल गया कि पापा से बड़े वाले हैं। मतलब अंग्रेजी में क्या बिग डैडी का मतलब ताऊ समझा जाए? अच्छा, अंकल तो सर नहीं, तो वहां पे तो जनरली अंकल ही सारे अंकल ही होते हैं। तो बिग डैडी से क्या मतलब समझे? अंग्रेजी का मामला है, बंसल जी आप ही बताएंगे या और टू कुणाल जी? नहीं अनिल जी, देखिए ये ना बड़ी फनी चीज है, आप बिग डैडी से सोच रहे हैं अनिल जी। यहाँ तो सिस्टर इन लॉ को लेके भी अनिल जी कंफ्यूजन रहता है कि ये भैया कौन सी वाली सिस्टर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ को लेके अनिल जी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अनिल जी ये बड़ी एक फनी सी लैंग्वेज है अनिल जी। और आपको एक चीज और बता रहा हूँ अनिल जी, देखिए जैसे अभी तो क्या है, देखिए जैसे अभी दीपांशु है हमारे एकदम सिंगल हैं, है ना। अभी तो अनिल जी बहुत यंग है, वेरी वेरी यंग है। अब जब सलमान खान की एज में पहुंच जाएंगे तो अनिल जी तब पता है ये लोग क्या बोलते हैं अनिल जी? तब ये लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि तब लोग बोलते हैं ना सिंगल हो तो लोग यूं देखते हैं कहीं यार डाइवोर्स तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। तब उस एज में अनिल जी 50 के बाद जो सिंगल होते हैं वो बोलते हैं नेवर एवर मैरिड अनिल जी। वो साथ में एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। मेरे एक मित्र अनिल जी वो ऐसे ही अपना परिचय देते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश बहुत फनी है अनिल जी, इसको इग्नोर करके चलना चाहिए। वाह जी, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, मुझे केवल बंसल जी की एक बात से आपत्ति है, उन्होंने कहा कि एकदम सिंगल है। हाँ, exactly. एकदम सिंगल क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा स्पष्ट मैं एग्जैक्टली वही बोला, बीच में बोला भी, बंसल जी सुन नहीं पाए। एकदम सिंगल और एकदम सिंगल में फर्क, कुछ गहन फर्क है। इस पे एक रिसर्च पेपर बनाकर बंसल जी आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो डॉक्टरेट की उपाधि बंसल जी को प्रदान की जाएगी। आइए, तब तक कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी अभी बंसल जी आईटी की चर्चा कर रहे थे। अनिल जी मैंने भी आईटी से जुड़ा ही एक शेयर चुना है, स्टॉक का नाम है आईटीसी। आईटीसी में खरीदारी की राय है। और अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का जो दिशा है, जो बाजार का फोकस है, वो छोटे और मझोले शेयर से हटकर अब बड़े शेयर्स की तरफ जा रहा है। तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आईटीसी में एक बेस बन चुका है, ब्रेकआउट चार्ट पर कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि स्टॉक 345 350 के स्तर दिखाएगा, तो ये टारगेट होने चाहिए। 333 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में खरीदारी कराए। आईटीसी को रिकमेंड करने के तरीके से ये बात साफ समझ में आ रही कि कुणाल जी कंपटीशन फील कर रहे हैं सुमित जी से। आईटी से जुड़ा हुआ शेयर आईटीसी चुना है, तो जिस तरह की राइमिंग सुमित जी करते हैं, सुमित जी आपके लेवल पर आकर टक्कर देने की तैयारी में है कुणाल जी की तरफ से। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बट अनिल जी मैं ऐसा नहीं करता कि आईटी से रिलेटेड आईटी वो कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ, आपकी तरह करने की। अब प्रयास है, प्रयास की सराहना की जानी चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो। जी जी बिल्कुल, नहीं कोशिश बहुत बढ़िया है, जारी रखनी चाहिए ऐसी कोशिश। तो अनिल जी अभी जो मेरी तरफ से जो स्टॉक आया है वो है आईटी का ही, और मेरा है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ से तेजी बननी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। 1040 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट है 1090 और 1100, ये लेवल टेक महिंद्रा के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 1040 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1090 और 1100 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट, ये है आपके लिए राय टेक महिंद्रा पर। धर्मेश कांत साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। धर्मेश जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, दीपांशु और सारे साथ में जो कलीग्स हैं, बहुत दिनों बाद उनसे मिलना हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और अच्छे माहौल में मिलना हो रहा है, ये ज्यादा अच्छी बात है। बिकॉज जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के, काफी इंकरेजिंग है। थोड़ा अच्छा खासा रनअप हो गया था, तो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रखी है। अगेन अ गुड न्यूज कि अगर प्रॉफिट टेकिंग के बाद आप अच्छे नतीजे के साथ जाते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो जाता है। तो पिक ऑफ द डे में मेरे तरफ से पूनावाला फिनकॉर्प है। अगर इसके नतीजे देखें, किसी भी एंगल से देखें, चाहे वो रिस्ट्रक्चर एसेट क्वालिटी हो, एग्जिस्टिंग एसेट क्वालिटी हो, ग्रोथ है, डिसबर्समेंट है, हर जगह ये ऑलमोस्ट 50% 40% के हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी में पैट तो पिछले दिसंबर अगर तिमाही का देखें तो वहाँ से तो ऑलमोस्ट डबल हो रखा है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है, तो वो रहेगा कुछ समय तक, बिकॉज जब हाई ग्रोथ कंपनी होती है तो वैल्यूएशन 2.5 to 3 के TTM बुक वैल्यू के हिसाब से उनका वैल्यूएशन मिलता है।
मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग ट्रैक्शन बनी रहेगी और कंपनी का जो कारोबार है काफ़ी अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। जो एसेट्स इनके पोर्टफोलियो में चाहिए थे उसको इन्होंने हटा भी रखा है। सो 330 के टारगेट के लिए आज ये एक आध दिन के अंदर आना चाहिए और स्टॉप लॉस इसका 275 लेके चले। ओके, तो ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉप खरीदारी करने की राय आज पिक ऑफ द डे के तौर पर। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है और जो आज का भी स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक एक फ्रंटलाइन बैंक है। जो नतीजे आ गए थे और जो कमेंट्री आई थी, मुझे लग रहा है कि अगला क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च क्वार्टर भी इससे भी काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार के सारे बिजनेसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोर बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, बट ओवरऑल जो उनका दूसरा जो सब्सिडरीज के जो परफॉर्मेंसेज है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खरीदने का मौका है। रिजल्ट्स आ चुके हैं तो स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे 1050 का लेवल लेके मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने में ये एक स्टॉक का पोटेंशियल है, तो इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कैश सेगमेंट से है वो एक लुब्रिकेंट कंपनी है जिसका नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। ये एक B2B प्लेयर है और ज़्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को केटर करती है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पहले फर्स्ट हाफ के लिए रिकॉर्ड किए। हमारा मानना है कि इस साल 40 रुपए की अर्निंग आएगी और स्टॉक करीबन 300 रुपए में चल रहा है। कंपनी काफ़ी वेल मैनेज्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी स्टेडी है और जिस प्रकार के क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं इसका फायदा कहीं ना कहीं मार्जिन पे जरूर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 375-400 अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा मिड कैप स्टॉक है जिसको इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स खरीदारी करने के लिए आज से। वागले साहब है हमारे साथ तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज मैंने चुना है परसिस्टेंट सिस्टम्स। हमने परसों कोफोर्स की बात की, एक आध दिन वो साइडवेज चला और कल इसमें 6% की मूव आई। परसिस्टेंट में भी कल एक बड़ी वाली मूव आई। मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक्स अच्छे मूव के लिए तैयार है। लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहा है और परसिस्टेंट में 2 टारगेट दूंगा। एक छोटा वाला ट्रेडिंग टारगेट है जो कि लगभग 4900 4950 का है, अभी 4550 4590 के आसपास है, वो सही लेवल है एंट्री का। आपका स्टॉप लॉस 4410 का होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं जो कि 6 महीने 12 महीने 18 महीने, तो मेरे को ये स्टॉक 5,500 और 6,000 के बीच में जाते हुए दिखता है। तो वो बहुत लॉन्ग टर्म पिक में बहुत बड़ी मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम खरीदारी करने के लिए बड़े मूव की तैयारी। और बड़ा मूव आपने कोफोर्ज में देखा जो वागले साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा, बहुत ही सही वक्त पर अच्छी रिकमेंडेशन पकड़ी वागले साहब ने।